हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम अपना जो प्रीवियस वीडियो है यानी प्रीवियस जो टॉपिक है सेल साइकिल, वो टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट कर दूँ। तो हमने सेल साइकिल को देखा था, इंटरफेज एंड एम फेज में डिवाइड था सेल साइकिल जो था। अब हम देखते हैं इंटरफेज में क्या होता है। इंटरफेस जो रहता है बेसिकली ये रेस्टिंग पीरियड कहलाता है, बट ये टोटली जो हमारे सेल रहते हैं या प्लांट के जो सेल रहते हैं वो रेस्टिंग पीरियड, इट मीन्स कि रेस्ट नहीं करते, वो प्रिपेयर होते हैं माइटोसिस प्रोसेस में जाने से पहले, अपने आप को रेडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं तो आपको आगे पता चलेंगी कि किस प्रकार कौन कौन से मतलब जो माइटोसिस से पहले की जो स्टेजेस हैं, जैसे G1 है, एस फेस है, इसमें किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये प्रिपरेशन जैसे कि डीएनए का सिंथेसिस करना, ठीक, और जो जैसे कि इससे पहले हमने देखा है कि जो इंटरफेस प्रोसेस रहता है उसमें G1 फेज जो रहता है उसमें रैपिड ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी सेंट्रियोल रहता है उनका रेप्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरफेस है इसको डिवाइड किया गया है फर्दर 3 फेसेस में, जो कि होता है G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस होता है। G1 फेस यानी कि गैप 1 फेस, और S फेस जो है वो सिंथेसिस फेज होता है एंड G2 जो होता है वो गैप 2nd फेस होता है। G1 फेस में क्या होता है कि जो ये कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, बिकॉज S फेस में क्या होता है डीएनए का सिंथेसिस होता है एंड फिर डीएनए जो होते हैं रेप्लिकेट होते हैं। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का और जो माइटोसिस है उसके एक माइटोसिस हुआ, उसके बाद फिर आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये जो है G1, जस्ट माइटोसिस होने के बाद G1 फेस आती है, और तो ये माइटोसिस के बाद और डीएनए के सिंथेसिस होने के पहले की जो बीच की अवस्था है वो G1 वाली फेस होती है। ठीक है, वो इंटरवल जो है वो क्या कहलाएगा, गैप 1 फेस कहलाता है। ड्यूरिंग द G1 फेस द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाईली एक्टिव रहता है ना, यहाँ पर हमने देखा है सबसे ज़्यादा मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है वो G1 फेस में होती है। एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो G1 फेस में कभी भी डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की जो होती है एंड जो ग्रोथ है सेल का वो कंटिन्यूस होता रहता है। नेक्स्ट सेकेंड इज द S फेज, दैट इज द सिंथेसिस फेज। इन सिंथेसिस फेज व्हाट हैपन in this period during which DNA synthesis और replication take place, यहाँ पर इस फेज में DNA जो रहता है वो रेप्लिकेट करते हैं, पहले अपने आप को सिंथेसाइज करेंगे एंड देन उनका रेप्लिकेशन होता है, वो 1 से 2 हो जाएंगे। ठीक, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। तो इस टाइम पे जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए की जो भी संख्या है वो क्या होती है, सेल में डबल हो जाती है। ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, नॉट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल नहीं होते, दे रिमेन सेम। तो यहाँ पर केवल डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, क्रोमोसोम जो है अटैच डीएनए से वो डबल नहीं हो रहे हैं, वो एज इट इज़ सेम नंबर में रहेंगे। In an animal cell during the S phase, DNA replication begin in the nucleus and the centriole duplicate in the cytoplasm. ये animal की बात होगी। Now G2 phase is gap 2 phase. In this phase proteins are synthesized. इससे पहले DNA हो गया रेप्लिकेट, सिंथेसाइज हो गया, अब जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इन अ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। तो G1 से G2 तक सेल का ग्रोथ कंटिन्यूस हो रहा है, बट डिवाइडेशन जो है यानी माइटोसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है। सेल अपने आप को डिवाइडेशन की प्रोसेस में अभी नहीं लेकर गया है, वो रेस्टिंग ही पीरियड में है, बट प्रिपेयर हो चुका है पूरे तरीके से माइटोसिस के प्रोसेस में जाने के लिए। ओके, और प्रोटीन का सिंथेसिस भी लगभग यहाँ पर हो जाता है। सम सेल डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन लाइक द हार्ट सेल, नर्व सेल एसेट्रा। हाँ, यहाँ ये एनिमल के लिए है। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। द सेल एंटर इन एन इनएक्टिव फेज दैट इज कॉल्ड G0 फेज और क्विसेंस फेज फ्रॉम G1 फेज। तो ये जो सेल रहते हैं वो जो रहते हैं कोई भी डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते हैं, जैसे ये जो सेल्स हैं। ठीक है, ये जो फेस में जाते हैं उसको G0 फेस बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए।
Cell in this phase are metabolically active but they do not divide unless they are called on to do so। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर वो एक्टिव है, ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूअस जो, बट यहाँ पर डिवाइडेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए रेस्टिंग पीरियड इंटरफेस को नाम दिया जाता है। अब हम आते हैं मेन जो है माइटोसिस विच इज़ नोन एज एम फेज। इन दिस माइटोसिस फेज व्हाट हैपन, एनिमल्स के हम नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा पॉइंट है जो प्लांट्स में नहीं होगा बट एनिमल में होगा। माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल वाइल इन द प्लांट्स माइटोटिक डिवीजन कैन बी सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन आपको पता चल गया, एनिमल में केवल और केवल जो ऐसे सोमेटिक सेल हैं जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें ही क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होती है। बट इन अ प्लांट हैप्लॉइड जिनका n नंबर रहता है एंड 2n बोथ जो सोमेटिक सेल्स रहते हैं दोनों में माइटोसिस की प्रोसेस होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि बराबर नंबर में जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइड होती हैं एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स आर द सेम, इसलिए इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है। माइटोसिस इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस विच इज़ प्रोफेज 1, सेकेंड इज़ द मेटाफेज, थर्ड इज़ द एनाफेज एंड अनदर वन इज़ द टीलोफेज। तो यहाँ पर 4 स्टेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, नाउ हम देखते हैं हमारा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जो हमारे ये जो स्टेज रहती है ये क्या रहती है, इट फॉलो द S and G2 फेज ऑफ द इंटरफेस। द सेंट्रियोल नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो सेंट्रियोल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 अपोजिट पोल जो रहते हैं वो अपने अपोजिट पोल में यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देते हैं सेल के अपोजिट पोल्स में। इसके बाद इन अ प्रोफेज क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। हमने इससे पहले देखा था अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगे, संघनित नहीं रहेंगे तो डीएनए टैंगल होकर ब्रेक डाउन हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्या रहते हैं, इस स्टेज में कंडेंस रहते हैं, ठीक है, और कंडेंस होने के कारण जो ब्रेक डाउन है डीएनए का वो नहीं होता है। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। Now, cell organelle like the Golgi complex, endoplasmic reticulum and nucleolus and the other nuclear envelope disappear। तो इस दौरान जो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ER रहता है, न्यूक्लियोलस रहते हैं एंड जो न्यूक्लियर एनवलप रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो मतलब वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती हैं, वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती। तो याद रखना है कि यहाँ पर ये चीज़ें डिसअपियर होने लग जाती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं जो बीच वाला पोर्शन है क्रोमोसोम का विच इज़ नोन एज द सेंट्रोमियर। दिस इज़ द क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड जो है यानी 2 उसकी जो भुजाएं बोल सकते हैं हम, वो जॉइंट रहता है। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। प्रोफेज मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिवाइड इंटू 2 पार्ट, दैट इज़ अर्ली एंड लेट प्रोफेज। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरह से जो स्पाइंडल जो है यानी जो सेंट्रियोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो एक सेल जो है यहाँ पर उसके डिफरेंट पोल में जाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं। माइटोटिक स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एंड काइनेटोकोर जो रहता है, आपके लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्रोमोसोम का, दैट इज़ काइनेटोकोर। वो जो बीच वाला पॉइंट है वो उसको बोलेंगे काइनेटोकोर। एंड दिस इज़ द फ्रैगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप जो कि यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए हैं एंड और जो अदर जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो भी डिसअपियर होने लगते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोफेज, ठीक है, अर्ली एंड लेट प्रोफेज। Now second stage, it is the metaphase stage. In this stage what happen, हमारे जो दूसरे अपोजिट पोल में जो नेक्स्ट है मेटाफेज, इसमें क्या होता है
कि जो सेंट्रोल्स हैं जो कि अपोजिट पोल में प्रोफेज 1 में जाना स्टार्ट किए थे, स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। जो डिसअपियर स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, यहाँ पर वो कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहे हैं, टोटली उनका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। द क्रोमोसोम आर सेपरेटेड स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए हैं, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, उसमें क्या हो गए, स्प्रेड हो चुके हैं, पूरी तरीके से फैल चुके हैं। एंड इसके अलावा कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज़ कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो वो इतने कंडेंस हो चुके हैं कि अगर आप उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल में तो ये कंप्लीटली आपको विजिबल दिखाई देंगे। मेटाफेज के स्टेज में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम को, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। This is the stage at which morphology of the chromosome is most easily studied। तो अगर कभी हमको ऐसी स्टडी करनी तो हमको ये स्टेज जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, because they are clearly visible। At this stage, metaphase chromosome is made up of the two sister chromatids which are held together by centromere। जो मैंने आपको पहले बताया, जो डॉट लाइक आपका राउंड वाला बीच वाला पोर्शन है विच इज़ सेंट्रोमियर, और उससे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं यानी उसकी दो जो बाँह हैं, भुजाएं हैं, वो अटैच रहती हैं। तो इस ऐसा आपको अब जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और ये जो रहते हैं सेल के जो मिडिल पोर्शन है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, सेल का मिडिल पोर्शन जो है उसमें लाइन अप हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। Centromeres serve as the site of attachment of the spindle fibers to the chromosomes। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर जो रहता है वो जो स्पाइंडल फाइबर्स रहते हैं उनके अटैचमेंट के लिए भी एक स्थान प्रदान करता है, एक अटैचमेंट साइट होता है। एंड क्रोमोसोम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दे आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप एक लाइन में लाइन अप हो चुके हैं। The metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its gynocore to spindle fibers from the one pole and its sister chromatid connected by its gynocore to spindle fiber from the opposite pole। ये देखिए आप कैसे स्पाइंडल फाइबर से कनेक्टेड है, ठीक। ये हो गया जो मैंने आपको सिंपल से बताया कि ये अपोजिट पोल में पहले तो प्रोफेज में जाना स्टार्ट किए थे, यहाँ पर पूरी तरीके से जाने लगते हैं। स्पाइंडल फाइबर जो रहता है वो भी सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो एच क्रोमोसोम जो रहते हैं वो इक्वेटर में एक लाइनअप हो जाते हैं, और इसके बाद जो ये लाइनअप होने के बाद जो काइनेटोकोर रहता है वो स्पाइंडल फाइबर के वन पोल से अटैच रहता है, एंड जो सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं वो भी काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाते हैं। The plane of the alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plate or equatorial plate। तो ये जो प्लेट है इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी आई थिंक डायग्राम से। नाउ थर्ड इज द एनाफेज। इन एनाफेज ये भी डिवाइडेड है, लेट एनाफेज एंड अर्ली एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids begin to move toward the two opposite pole। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक इक्वेटोरियल प्लेट में थे तो दो जो बाँह हैं वो एक साइड आने लगते हैं एक पोल में और सेकंड वाला दूसरे पोल में। अब यहाँ पर अब ये डायग्राम देखिए तो क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। यहाँ पर एक क्लीवेज फॉरवर्ड टाइप का बन जाएगा, ये है। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is toward the pole and hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind, ठीक। ये now टेलोफेज, नेक्स्ट जो है टेलोफेज में क्या होता है, एट द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज क्रोमोसोम जो रहते हैं दे
respective pole at the respective poles and decondense and they form chromatin network। अभी तक यहाँ पर जो अलग अलग सेपरेट हो गए थे अपोजिट पोल में, वो क्या यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो क्रोमोसोम रहते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में आ जाते हैं और फिर वो क्या होते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं एंड क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फिर से असेंबल होता है, जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था अराउंड द क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स होते हैं। न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी और ईआर जो रहते हैं ये भी सेल ऑर्गेनल जो रहते हैं इस स्टेज में बन जाते हैं। इस तरह से जब पूरे ऑर्गन्स फिर से बन जाते हैं तो फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। इसके बाद क्या होता है, जो कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर जो प्रोसेस इससे पहले हुई उसको कैरियोकाइनेसिस नाम दिया गया है। इज द karyokinesis of the cell itself is divided into the two daughter cells by the separate process that is called cytokinesis। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल जो है अपने आप को डिवाइड कर लेता है दो डॉटर सेल में और ये प्रोसेस कहलाती है आपकी साइटोकाइनेसिस। इन द एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फॉरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द फॉरो ग्रेजुअली deepens and ultimately join in the center dividing the cell cytoplasm into टू। एंड प्लांट सेल में क्या होता है, द अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय द सेल प्लेट मेथड। यहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इन द सेल प्लेट मेथड वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड द ग्रो आउटवर्ड टू द मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो न्यू वॉल्स यहाँ पर फिर न्यू वॉल्स का जो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर, उसको बोलते हैं सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। जो कि हमने प्रीवियसली ऑर्गन जो देखा था सेल ऑर्गन, उसमें मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ा था। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल एंड सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो कैरियोकाइनेसिस फॉलो नहीं करते फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट विच मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेंकेटियम लिक्विड एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। जैसे कि कोकोनट का जो एंडोस्पर्म रहता है वो लिक्विड रहता है ना, आपको पता है ना, हम जो कोकोनट का एडिबल पार्ट है वो एंडोस्पर्म रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सम प्लांट जो है ये कैरियोकाइनेसिस उसमें नहीं होता, डायरेक्टली क्या साइटोकाइनेसिस होता है। इसके कारण यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन अराइज होती है जिससे कि सैनकेटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो सैनकेटियम रहता है इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो वो है एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट शुड बी क्या होता है, कॉर्नियोसाइटिक होता है। तो ये आपको एक एडिशनल पॉइंट हो गया जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, डायरेक्टली सम ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस नहीं करते हैं और साइटोकाइनेसिस करते हैं। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। सबसे पहला, माइटोसिस के कारण क्या होता है, डिप्लॉयड जो डॉटर्स हैं, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स एन नंबर्स जो हैं उनका प्रोडक्शन होता है विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यूजुअली, और उनके जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं वो भी सिमिलर रहते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ रहती है जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो माइटोसिस के कारण होती है बिकॉज सोमैटिक डिवीज़न होता है यहाँ पर। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द ratio between the nucleus and the cytoplasm, therefore cell divide to restore the nucleocytoplasmic ratio, and mitosis is important in the cell repair क्योंकि सेल जो है यहाँ पर ग्रोथ करता है एंड सेल जो है डेवलप होता है। तो जब सेल अगर मान लीजिए डैमेज हो गया तो रिपेयर होता है माइटोसिस के थ्रू। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ओके, एंड माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन अ प्लांट्स apical and lateral cambium result in a continuous growth of the plant throughout their life। तो माइटोटिक डिवीज़न जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रहते हैं प्लांट के, जो कि होते हैं एपिकल एंड लैटरल कैम्बियम में, कंटिन्यूअस उनके होल लाइफ साइकिल जो प्लांट की रहती है तो कंटिन्यूअस पूरे लाइफ साइकिल भर माइटोटिक डिवीज़न होता रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका ये सिग्निफिकेंस होता है माइटोटिक डिवीज़न का। अब हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस देखेंगे, फिर ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एंड कर रही हूँ, नहीं तो मैं इस वीडियो में ही मियोसिस ख़त्म कर देती, बट
थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस एंड कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल के, उस चेक पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डील कर लेंगे कि कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं सेल साइकिल के लिए। वैसे मैंने चेक पॉइंट के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, आप मेरा प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँगी। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, ठीक है। आप जो है कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ अगर सजेशन होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।